हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वृक्क की संरचना। क्या पढ़ना है? वृक्क की संरचना, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है 10th क्लास में बायोलॉजी में कि वृक्क की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे कि वृक्क क्या होता है। देखो, वृक्क यूरिन फॉर्मेशन करता है, मूत्र का निर्माण करता है। जो वृक्क है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है, मूत्र का निर्माण करता है। कैसे करता है वृक्क में, ठीक है। तो सबसे पहले वृक्क जानते हैं क्या होता है। वृक्क जो है सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है, इतना पता चला। वृक्क जो है सेम के बीज के आकार का होता है। इसकी जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर। वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर से सुनते हैं। वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है और वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर ये होता है। सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। इतना समझ में आया? सेम के बीज के आकार का होता है वृक्क। अब देखो, वृक्क में एक दरवाजे जैसी संरचना होती है जहां से कई नलिकाएं आती हैं और जाती हैं। वृक्क में जो अगला भाग होता है एक दरवाजे जैसी संरचना होती है जिसमें कई भाग आते हैं, कई नलिकाएं आती हैं और जाती हैं। इस भाग को हम लोग कहते हैं हाइलम। इस भाग को हाइलम कहते हैं, ठीक है। देखो, वृक्क में एक दरवाजे जैसी संरचना होती है जहां से कई नलिकाएं आती जाती हैं, उसको हमने हाइलम कह दिया। इतना समझ में आया? अब यहाँ से क्या जाएगा? देखो, वृक्क है, मूत्र का निर्माण करेगा, जाहिर सी बात है क्या जाएगा? मूत्र नलिका जाएगा। वृक्क है, मूत्र का निर्माण कर रहा है, तो क्या जाएगा? मूत्र नलिका ही जाएगा। मूत्र नलिका आएगी जाएगी। इतना समझ में आया? अच्छा, मूत्र निर्माण होगा, अगर वृक्क है मूत्र निर्माण करेगा तो इसके लिए ब्लड चाहिए। ब्लड कौन लाएगा? ब्लड रक्त नलिकाएं लाती हैं और ले जाती हैं। रक्त नलिकाएं लाती हैं और ले जाती हैं। धमनी लाएगा और सिरा ले जाएगा। इसको रक्त नलिका कह दिया हमने। क्या कह दिया? रक्त नलिका कह दिया। इतना समझ में आया? देखो, वृक्क है, मूत्र का निर्माण होगा, उत्सर्जन करेगा, तो मूत्र नलिका यहाँ आएगा, ठीक। फिर क्या होगा? मूत्र बनने के लिए, यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड में वाटर होता है, पानी होता है। तो उसको लाने और ले जाने के लिए रक्त नलिकाएं होती हैं, ठीक। अब देखो, मूत्र का निर्माण वृक्क कर रहा है। वृक्क जो है मूत्र का निर्माण कर रहा है, यूरिन का निर्माण कर रहा है, तो उसके लिए जब मूत्र निर्माण हो जाएगा तो उसको बाहर भी भेजना है। जैसे वृक्क है, ये यूरिन का निर्माण कर दिया, तो निर्माण करने के बाद छोड़ देता है। अब उसको बाहर भेजने के लिए तंत्रिका की आवश्यकता होगी, ठीक। तंत्रिका की आवश्यकता होगी, न्यूरॉन की तंत्रिका की आवश्यकता होगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, वृक्क जो है 2 भागों में बट जाता है, ठीक। अब वृक्क 2 भागों में बटा तो हाइलम के पीछे वाले भाग को वृक्क श्रोणि कहते हैं। हाइलम के पीछे वाले भाग को वृक्क श्रोणि कहते हैं। हाइलम के पीछे वाले भाग को वृक्क श्रोणि कहते हैं। वृक्क श्रोणि में नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वृक्क श्रोणि में क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं के ऊपर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। वृक्क में नलिका पाई जाती है, इन नलिकाओं के ऊपर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इस पिरामिड जैसी संरचना को वृक्क पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड जैसी संरचना को वृक्क पिरामिड कहते हैं। इतना समझ में आया? और पिरामिड के नीचे जो खाली जगह पाया गया है, पिरामिड के नीचे जो ये खाली जगह पाया गया है, इसको चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। इतना समझ में आया? देखो,
ब्रिक में नलिकाएं पाई गई, नलिकाओं के ऊपर, प्रत्येक नलिकाओं के ऊपर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इस पिरामिड जैसी संरचना को हमने ब्रिक पिरामिड कहा। ब्रिक पिरामिड के नीचे खाली जगह जो पाया जाता है उसको हमने चषक कह दिया। दो ब्रिक पिरामिडों के बीच स्तंभ जैसी संरचना, खंभे जैसी संरचना दिखाई देती है। दो ब्रिक पिरामिडों के बीच में स्तंभ जैसी संरचना दिखाई देती है ना, इस संरचना को हमने बर्तीनी स्तंभ कह दिया। यह जो स्तंभ जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसको हमने बर्तीनी स्तंभ कह दिया। उसको हमने क्या कह दिया? बर्तीनी स्तंभ कह दिया। इतना समझ में आया? अब देखो, इसके पीछे वाले भाग को, हाइलम के पीछे वाले भाग को ब्रिक श्रोणि कहते हैं। हाइलम के पीछे वाले भाग को ब्रिक श्रोणि कहते हैं। जो ब्रिक होता है वो दो भागों में बटा होता है, ठीक। तो हाइलम के पीछे वाले भाग को, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको मध्यांश भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य में है, बीच में है, तो इसको क्या कह सकते हैं? मध्यांश भी कह सकते हैं। और जो ब्रिक के अंदर ये जो पतला आवरण दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रिक के अंदर ये जो पतला आवरण दिखाई दे रहा है, इस आवरण को जो अंदर है उसको कहते हैं वर्कुल। क्या कहते हैं? वर्कुल कहते हैं। इतना समझ में आया? जो ब्रिक है एक आवरण से ढका होता है। ब्रिक जो है एक आवरण से ढका होता है। उस आवरण को हमने क्या कहा पता है? उस आवरण को ब्रिक आवरण कहते हैं। उस आवरण को क्या कहते हैं? ब्रिक आवरण कहते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो, जो एक ब्रिक में, एक किडनी में लगभग 10 लाख, कितना? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ब्रिकार्ड 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसे ब्रिकार्ड कहते हैं। ये ब्रिक है, ब्रिक का ये भाग होता है ब्रिकार्ड। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी मिलाकर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं वह मूत्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं वो किसमें? यूरिन फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना समझ में आया? देखो, जो नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, हमने आपको बताया है ब्रिक पिरामिड। ब्रिक पिरामिड बताया है। इस ब्रिक पिरामिड पर नेफ्रॉन पाया जाता है। इस ब्रिक पिरामिड पर नेफ्रॉन पाया जाता है जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। इतना समझ में आया? अब देखो, चषक समझ में आया? ब्रिक पिरामिड के नीचे जो खाली स्थान होता है उसे चषक कहते हैं। दो ब्रिक पिरामिडों के बीच में स्तंभ जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? बर्तीनी स्तंभ कहते हैं। कोई दिक्कत? दैट्स ऑल। अब हम लोग इसी का भाग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो क्या है? नेफ्रॉन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल।